मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां शहर का प्रमुख स्थल शिव चौक पूरी तरह भगवा रंग में रंगा नजर आया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोलनगाड़ों की गूंज के बीच जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। जश्न के इस माहौल में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया और हर तरफ जीत की खुशी साफ झलकती नजर आई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। अपने संबोधन में कपिल देव अग्रवाल और संजीव बालियान ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और जनसंपर्क अभियान का ही परिणाम है कि जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है। जश्न के बीच एक खास और अलग नजारा भी देखने को मिला, जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ नृत्य किया और अपने हाथों से झालमुड़ी बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। उनके इस अंदाज ने मौके पर मौजूद लोगों का उत्साह और भी बढ़ा दिया। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में यह जीत केवल राजनीतिक सफलता ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह का भी प्रतीक बनकर सामने आई, जिसने पूरे शहर को जश्न के रंग में रंग दिया। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने परिवार के साथ हुई मारपीट और बेटियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम ढिंढावली निवासी रूबी का आरोप है कि बीती 30 अप्रैल की रात उसके पति कबीर, जिनकी हाल ही में आंख का ऑपरेशन हुआ था, घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। इसी दौरान गाँव के ही एक युवक अक्षय ट्रैक्टर लेकर वहाँ पहुँचा और चारपाई हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। पीड़िता का कहना है कि देखते ही देखते आरोपी ने गाली गलौज करते हुए चारपाई पलट दी और उसके पति के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर जब वह और उसकी बेटियां बाहर आईं और बीच बचाव करने लगीं, तो मामला और बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद कई लोग लाठी डंडों और लोहे की रॉड लेकर उनके घर में घुस आए और पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उसकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। साथ ही उसके पति पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की गई, जिससे उनकी आंख के ऑपरेशन पर भी असर पड़ा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, तो उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उल्टा उनके ही पति के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। अब महिला ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और अब सभी की नजर पुलिस प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। मेरा देवर खाट बिछा बैठा था और बस वो आया, दारू रखी थी, इसने पी और आके उन्होंने कहा खाट हटा ले। उन्होंने कहा बोल भाई वो हटा रहा, मैं दवा ले लूं। तो उसने इतने बोल पे उतर के ट्रैक्टर था उसके खाट पलट दी। खाट पलटने पे तो फिर हत्ती काट दी अपने ट्रैक्टर की, वो उसके मारने लगे। अब ये लड़की आई ऊपर से, कहने लगी भाई तू इतने रुक के न तारा, हम आके खाट हटा देंगे तो अपना ट्रैक्टर ले जाइए। तो उसने नहीं मानी, तो मार पिटाई कर दी। तो फिर उन्होंने अपने 10-20 लड़के बुला लिए, तो उन पर लड़कियों पर मार करी। एक लड़का था उसे टीलर पर गिर के उसका खूब बजा दिया। अजी वो हमारे तो 3 है, हम तो नहीं चाहते हैं जो कर हमारा चोट लगी उनके भी लग जा। जिस तरह मारा मेरे रेपट मारा उसने, कह रहा जैसा उनकी गलती होगी तो न होगा, जो थारी होगी तुम। जी वे खाट बिछो बैठे थे काले में, उनकी आंख बन रही थी जी। तो वे दवा लेते बैठे हुए, ट्रैक्टर आए लेकर दारू पी रखी थी उन्होंने बहुत ज्यादा। तो जी कल खाट हटा ले, वो बोले मैं दवा ले लूँ खाट हटा लूंगा। तो जो है खाट से उस पर ट्रैक्टर से उतरे तो जी उन्होंने खाट पलट दिया, उनका चोट लग गई जी। फिर बस उन्होंने उठाया हमला जी, बस उन्होंने हमला करा ले। फिर मेरे पास बजा खाट गया, फिर मेरे पास बजा लगे हमला कर दिया जी हमारे पास। लड़कियों को लत्ते लुत्ते पैड़ा लगे, कपड़े पैर दिए लड़कियों के। हाँ जी ली नहीं मारी, हमारा पोट पकड़ी नहीं जी, किसी ने भी हमला करी जी। तो ये कहा जी क्या करे जी तो कार्रवाई जी चाहिए। 307 कह रही जी लगनी तो लगनी चाहिए जी हमारे पास। बाजी भी बड़े ऑफिसर घर जा रही थी आज में, जो जाओगे जो जा रही है। मेरा नाम है सचिन कश्यप, गांव ढोला, थाना तितावी, जिला मुजफ्फरनगर से। जी मैं सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा हम गाँव वो सॉरी मैं एक बार बताऊंगा, ढिंढावली में एक मारपीट हुई है। जाट समाज के व्यक्तियों ने कश्यप समाज पर मारपीट की है और हमें भी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे अधिकारी के पास। अधिकारियों ने ये कहा है कि जो भी सच्चाई होगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। मामला यह था भाई, 30 तारीख का मामला था।
एक हमारा बुजुर्ग व्यक्ति कच्चा समाज का अपने घर के बाहर खाट बिछाई बैठा था, उनकी आग भी नहीं हुई थी। तो ये जाट समाज के व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आया लड़का, उसने कहा भाई खाट हटा ले। ये कह ले भाई 1-2 मिनट रुक जा, मैं भी खाट हटा रहा। यह मामला था जी। मामला और भी है, जब ये खाट हटाने के लिए कह लेगा, जब जिसकी आग बननी हो तो 2-4 मिनट तो लगेगी खाट हटाने के लिए। ये अंदर का इतने उन्होंने मारपीट कर दी लड़के ने। फिर उस लड़के ने फोन करके 2-4 व्यक्ति और बुला लिया, व्यक्ति बुला के लड़कियों के साथ भी मारपीट की और इन बहनों के साथ भी, सबके साथ मारपीट की उन्होंने। भाई जी संबंधी थाने चितावी में दी थी, पहले इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई थी। आज वहां पर सीओ साहब जा रहे हैं, अभी देखते हैं करे, जो भी जांच में होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर अंकित कश्यप है। देखिए मान्यवर जी, आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप गरीब समाज को और गरीब व्यक्तियों को और सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रखते हैं, फिर से दोबारा धन्यवाद। ये जो कबीर है, रूबी के पति हस्बैंड, ये पीड़ित थे अंक होता है और इनकी दवाई लेने के लिए अपने चौतरे पे बैठे हुए थे। जस्ट सामने ही उन जो दूसरे समाज के व्यक्तियों का घेर है। अब वे ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे और भाई मामला ऐसे हुआ, उन्होंने कहा होगा कि भाई खाट हटा लो। अब पीड़ित है तो भाई धीरे धीरे से सब मामला चलता है और मामला ज्यादा तुल पकड़ गया, वो गरमाया हुआ होगा मामला। उसने ट्रैक्टर पे उतर गया और दारू का भी सेवन बताया जा रहा है कि दारू पी रखी थी, उनकी चारपाई खाट को पलट दिया। फिर आपस में वाद विवाद होता है, गाली गलौज भी होती है। होता क्या है, उन्होंने दूसरे समाज के व्यक्तियों ने अपने परिजन बुला लिए, मामला ज्यादा तुल पकड़ता है चला गया, वाद विवाद भी हुआ और हाथापाई भी होती है। देखो लड़ाई झगड़े में हर किसी के साथ पहले मुकदमा पंजीकृत अभी तक पता नहीं चल पाया कि मुकदमा पंजीकृत हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों का मुकदमा एप्लीकेशन किसी प्रकार की थाना तितावी में नहीं पकड़ी गई थी और 30 तारीख से यह मामला चल रहा था। कुछ दिन पहले वहां पर धरना भी रखा हुआ था और तब जाके उन्होंने एप्लीकेशन पकड़ी भी और सीओ साहब ने आश्वासन भी दिया था कि भाई मैं कल को इसमें जांच करूंगा। सीओ साहब बिल्कुल नहीं आए, ये इंतजार करते रहे पूरे दिन, लेकिन सीओ साहब का कोई अज्ञता आदेश का कुछ भी इन्होंने भी देखो आश्वासन नहीं दिया। अब देखते हैं भाई, आश्वासन अगर ठीक रहा तो हम संतुष्ट रहोगे, अन्यथा भाई अज्ञा ये यानी हम कमिश्नरी ऑफिस को पूछेंगे, फिर वापस धरना ज्ञापन होगा। मुजफ्फरनगर से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां लव मैरिज करने वाले एक दंपति ने अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। दरअसल मेरठ निवासी युवती साम्या ने एक लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उसने 2 मई 2026 को मुजफ्फरनगर के मल्होपुरा निवासी नाजिम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अपनी मर्जी से निकाह किया है। युवती का कहना है कि वह पिछले करीब 6 महीनों से नाजिम के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और दोनों ने बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के यह निर्णय लिया। प्रार्थना पत्र में युवती ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह विवाह पूरी तरह से उसकी स्वेच्छा से हुआ है, लेकिन इस निकाह के बाद उसके अपने परिवार के लोगों से खतरे की आशंका बढ़ गई है। युवती का आरोप है कि उसके परिवारजन इस रिश्ते से नाराज हैं और किसी भी समय उसके पति या ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई गंभीर घटना कर सकते हैं या उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं। युवती ने प्रशासन को यह भी अवगत कराया कि उसे और उसके पति को लगातार डर का माहौल झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दंपति का कहना है कि यदि समय रहते उचित सुरक्षा नहीं दी गई तो किसी भी प्रकार की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में दंपति ने एसएसपी से अपील की है कि उनके पति नाजिम और उनके परिवार के खिलाफ कोई अनुचित कार्रवाई न की जाए और साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वे बिना भय के अपना जीवन जी सकें। अब यह मामला पुलिस प्रशासन के सामने है, जहां इस तरह के संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है। आने वाले समय में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। नाजिम मुजफ्फरनगर जी, क्या मामला? मैंने इनसे शादी करी है, इनको ये मेरठ की है। मैं वहाँ पर काम करने गया था जी, वहाँ पर हुए थे 1.5 साल हो गया जी। क्या नाम है वो लड़का है ना जो तंजीम, उससे खतरा था हम दोनों को। वो इनकी गली के पीछे रहता है, वो टॉर्चर करे था इनको, इनके घर वालों इसको शादी करने के लिए तंजीम से और इसके घर वालों से। हम दोनों को खतरा है जी, हम दोनों खुश हैं। देहरादून से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक तस्वीर सामने आई है।
जहां 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान के दरबार में पहुंचकर आभार व्यक्त किया। सीएम धामी देहरादून के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर पार्टी की जीत को ईश्वर का आशीर्वाद बताया। मंदिर में उन्होंने शांतिपूर्वक पूजा करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली, विकास और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह जीत केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि देश की जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार विकास, सुशासन और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है और आगे भी इसी दिशा में काम जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भाजपा को समर्थन दिया है, उन पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि जीत के बाद सबसे पहले भगवान के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया गया है, ताकि आगे का मार्ग भी सकारात्मक और जनहितकारी बना रहे। देश भर में जहां बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं नेताओं द्वारा धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आभार व्यक्त करने की परंपरा भी लगातार देखने को मिल रही है। देहरादून की यह तस्वीर भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जो राजनीति और आस्था के इस मेल को दर्शाती है। मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, जरूर है मोदी शाह की जीत, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल हो या और राज्यों में एसआईआर के माध्यम से लाखों वोटर्स का नाम काटा गया, जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, लाखों लोगों का। ममता बनर्जी का डिफरेंस कितना है? 11 लाख का है। जय पराजय में 11 लाख का डिफरेंस है मेरे हिसाब से, और लगभग 90 लाख वोट काटे गए। तो जीत कैसी? इस प्रकार का चुनाव मैंने पाकिस्तान में देखा है, रशिया में भी देखता हूं मैं, अजरबैजान जैसे देश में मैंने चुनाव देखा। इस प्रकार का चुनाव होता ही नहीं हुआ। नतीजे पहले फिक्स किए जाते हैं और बाद में चुनाव किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हुआ है, केरल के लोग ज्यादा जागरूक है। क्या बोलता है एंटी इनकमेसी, असम में क्यों नहीं भाई? कौन सा बड़ा काम किया वहां के मुख्यमंत्री ने? सबसे ज्यादा ये जो है एंटी इनकमेसी तो मोदी जी के खिलाफ चल रही थी, चलनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। लेकिन जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां हवा विरोधी चल रही है, सरकार उब चुकी, जनता उब चुकी है। तो आपसे क्यों नहीं उब जाती भाई? क्या करते हो आप लोग? इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करना ही चाहिए। और जो गणेश कुमार जी है उनको इंडिया गेट के सामने लाकर उनका बीजेपी ने सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनको भारत रत्न भी देना चाहिए और नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम भी आगे भेजना चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है देश में, अभी के चुनाव आयोग ने, लोकतंत्र नहीं है उसे, इसको लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कहते उसको। ये बीजेपी के साथ उनका अलायंस हो गया। राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर। सर कल 5 राज्यों के चुनाव आए, कांग्रेस को जिस तरह से हार मिली है, क्या करोगे इसके ऊपर? क्या कांग्रेस से मंथन करना चाहिए फिर से? मुझे लगता है कांग्रेस की हार, यानी कांग्रेस एक राज्य में केरला में जीती है, वो भी थम्पिंग मेजॉरिटी से। मुझे लगता है इसको कांग्रेस की हार नहीं कही जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हुई है वो आप सभी को मालूम है, मगर कांग्रेस 5 राज्यों में पहले जिस तरह थी उससे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वो सब देश की जनता देख रही है कि कोई भी चुनाव में कितने फोर्सेस यूज करने को होना। लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा अगर ताकत एक आधे स्टेट में लगाएंगे और हमारे देश के आला नेता सब वहीं पड़े रहेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला। वो हमारे हाईकमांड का फैसला है, हाईकमांड क्या निर्णय लेती है उनके ऊपर डिपेंड है।
26 बंगाल चुनाव सहित 3 राज्य का चुनाव उन्होंने जीता है। 27 उत्तर प्रदेश का ही पुण्य से बारी है। मैं समझ सकता हूं यदि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता तो केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, लेकिन उन लोग को जहां हारते हैं वहां पर कहते हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, और जहां पर जीतते हैं तो उस पर कहीं चर्चा नहीं करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि देश के जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। अब इस शब्द के अलावा कोई शब्द इनके पास बोलने के लिए नहीं। केरल ही नहीं, पूरे देश में आप वामपंथी आप देखिएगा तो बंगाल के जनता ने जिस प्रकार वामपंथी को खत्म कर दिया, उसी प्रकार पूरे देश के जनता चाह रही है वामपंथी अब नहीं हो। अब तो कहीं वामपंथी का सरकार नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में था तो लोग जीतते थे, क्या चुनाव कमीशन जीता देता था? हार जीत तो जनता के हाथ में है। जिन्होंने जनता जनार्दन के साथ धोखा करता है ना, अपमान करता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। आज टीएमसी के साथ जो हुआ बंगाल में, ममता बनर्जी को क्यों धक्का मारेगा? पब्लिक धक्का मारा, नीचे गिर गई, और दूसरे के ऊपर आरोप दिखा रहे। 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया सिवाय चोरी के, हिंसा के। आज पब्लिक उनको उठाया था, पब्लिक नीचे कर दिया। अब देखिए पार्टी ठीक करता है, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ काम करेंगे। नहीं, कहीं पर आज भी हमारा 5 साल से पार्टियों भी जो तोड़ा था वैसे ही है। कार्यकर्ता घर तोड़ दिया था, लोगों ने बनाया नहीं, झोपड़ी में रह रहे हैं। घर का सामान बर्तन तोड़ दिया था, उसी में खाना खा रहे हैं। क्यों परिवर्तन करेंगे करके? तो किसी ने थोड़ा एक ऑफिस में ईंटा मार दिया, दौड़ाने का क्या है? 300 कार्यकर्ताओं का हत्या हुई है हमारे यहाँ, राजनीतिक हत्या टीएमसी के गुंडों के द्वारा। फिर भी हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, जो हमारा सैकड़ों कार्यालय, पार्टी कार्यालय जबरदखल करके रंग बदल दिया था, झंडा बदल दिया था, उसमें 2-4 बदल देंगे तो परिवर्तन नहीं तो पता कैसे चलेगा?